उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चंपावत भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर न केवल विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया, बल्कि आमजन की समस्याओं को भी जाना। साथ ही गौरल चौड़ मैदान पहुंचकर सीएम ने वहां की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बात की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि सीएम धामी का ऐसा करने के पीछे यही मकसद है कि वे बगैर किसी तामझाम के बीच में आमजन की वास्तविक समस्याओं को जानें और विकास कार्यों पर फीडबैक लें। तो सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले, चंपावत दौरे पर रहे जहां पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर लोगों से बातचीत की। साथ ही साथ चाय की दुकान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने चाय पी और चाय के दुकानदार से उससे बातचीत की और सरकारी योजनाओं को लोगों का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी निकले थे और इस दौरान उन्हें जो लोग मिले उनसे बातचीत कर उनसे जाना कि क्या लोगों को जो सुविधाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है या नहीं। खबर देहरादून से है जहां प्रदेश सरकार में दिए जाने वाले दायित्वों की सूची शुक्रवार को फाइनल हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश संगठन की बैठक होनी है जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सूची पर मंथन करेंगे और इसके बाद अगले दिन में सरकार के स्तर पर दायित्वों की घोषणा हो सकती है। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ। आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुंचे। खबर हल्द्वानी से है जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किया जिसमें मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जानकारी दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। तो पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम रखा गया जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में डॉक्टरों की कमी चल रही है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्हें जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में काफी इनोवेटिव काम चल रहा है। चाहे डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सों के हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के बारे में हो, हम लोग रात दिन जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। आज हल्द्वानी में एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम प्रेस के साथ रखा गया है। ये हर जिलों में हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें लगभग 57 सुझाव प्रेस के द्वारा हमारे विभाग को मिले हैं।
भी हम कार्यक्रम करते हैं उसकी आप लोग बहुत बेहतरीन आयोजन करें और एक दिन पहले ही शायद आप लोगों को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विषयों पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में चल रहे डॉक्टरों की कमी को लेकर भी जिक्र किया और कहा कि जल्द ही इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं शुक्रवार को राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर 2 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। उनके साथ पूर्व महामंत्री और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 राज्यों में बूथ स्तर के कार्यक्रम की प्रभारी सरोज पांडे भी देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला में पहुंच रही हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा में हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण को जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनके लिए 2 दिनों तक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए बनाई गई टीमों के 152 सदस्य हिस्सा लेने वाले हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान ये चल रहा है और कल 24 फरवरी को उत्तराखंड की जो बूथ सशक्तिकरण की जो टीम है, एक टोली प्रदेश स्तर पर बनी है, एक टोली सभी जिलों में बनी है। तो ये पदाधिकारियों की कल 1 दिवसीय कार्यशाला है। एक दूसरा जो महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट सत्र में हुआ है, उस अभिभाषण को हमने बूथ स्तर तक ले जाना है। तो उसके लिए प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक कार्यक्रम होना है। इन 2 विषयों को लेकर के कल की कार्यशाला है और इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी आ रहे हैं। उसके लिए अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेडिकल रिलीफ पोस्ट बढ़ाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। 27 अप्रैल से बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं और अब इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए हमने पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ मेडिकल रिलीफ पोस्ट बढ़ाए जाने की बात भी कही जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो 27 अप्रैल से बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और यात्रा की शुरुआत होगी और इसी को लेकर अब चारधाम की जो यात्रा है वो अप्रैल महीने से शुरू होने वाली है और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेगुलरली सर्कुलर्स इशू करते हैं और यात्रियों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पहाड़ चढ़ने से पहले अपने आप को ठीक ठाक एक्लिमेटाइज कर लें, उसके बाद फिर पहाड़ चढ़ें। जैसे मैंने बताया, जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं ये काफी लाभदायक सिद्ध होंगी इसमें, क्योंकि ईसीजी और ब्लड प्रेशर भी इत्यादि भी मेजर होता है एक ही डिवाइस में। तो ये भी हमारे पास अभी डिवाइसेस उपलब्ध हो गए हैं और 400 और डिवाइसेस वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये डिवाइसेस हम लोग
इंस्टॉल करेंगे सभी एमआरपी। वहीं खबर रुड़की से है, जहां पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार भी जताया। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं और आम जनता के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। रुड़की के गांधी शिल्प कन्या इंटर कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को देश में बराबरी का अधिकार दिया है, जिसका उदाहरण देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है, उसको लेकर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है और साथ ही साथ महिलाओं को देश में बराबरी का अधिकार दिया है और राष्ट्रपति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिसका जीता जागता उदाहरण देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। सर्वोत्तम बजट मानती हूँ। हर क्षेत्र में बजट में प्रावधान है, मुख्य सभी क्षेत्रों को बजट में लिया है। समाज आदिवासी हो या अंतिम छोर पर बैठा हो, मैं इसे पूर्णतः समावेश महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी, अपने सीनियर सिटीजन के लिए भी, और इससे भी बड़ी बात सहकारिता और विश्व नहीं हुआ। 13-14 के आंकड़ों से 23-24 के आंकड़े देखें तो जमीन और आसमान का। इस बजट में बहुत सारी चीजें हैं। आदिवासी समाज की उन्नति को लेकर जिस तरह से अकेले विद्यालयों को प्रोत्साहन और उसमें 38,000 नियुक्तियां अध्यापकों और अन्य सहयोगियों की है, चाहे तेजस्वी। खबर हरिद्वार से है, जहां रूस के 24 नागरिकों के दल ने सुख शांति की कामना को लेकर कनखल स्थित लोधी घाट पर मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजन कर युद्ध विराम की कामना की और साथ ही देश और दुनिया की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि पिछले कई दिनों से ये रूसी नागरिक हरिद्वार और ऋषिकेश आए हुए हैं और लगातार 11 दिनों से हवन और गंगा पूजन कर रहे हैं। तो हरिद्वार में रूस Okay. My name is Yelizaveta Shelesko. I am from Russia, from Moscow. I am a doctor. I work is one of the famous neurosurgery center. And I arrived in India from my country to pray for my country, for peace all the world. And I enjoy my time here. I'm grateful. ये लोग रशिया से लोग आए हुए हैं, 24 लोग हैं लोग, और 24 लोग जो हैं लोग हैं, और 24 के 24 लोग जो हैं धर्मपरायण व्यक्ति हैं। सब ये सो है, धर्म के प्रति सबकी आस्था है और पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने दिमाग में आई कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ये रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसको उन्हें यज्ञ करके उनको जो
24 नागरिक के दल ने सुख शांति की कामना की है। हरिद्वार में पहुंचकर कनखल स्थित लोधी घाट में मां गंगा की विधि विधान से पूजा की और साथ ही साथ इस युद्ध को लेकर सुख शांति की प्रार्थना की है। बता दें कि ये रूसी नागरिक कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में आए हुए हैं। वहीं नगर निगम महापौर अनीता बमगाई ने 11 लाख की लागत से सड़क और नालियों के निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उनका माल्यार्पण कर आभार जताया। मौके पर अनीता बमगाई ने बताया कि सेकेंड फेज में टेंडर आते ही क्षेत्र में सिवर लाइन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बार बार सड़क की खुदाई न करनी पड़े, इसके लिए वह गैस लाइन भी उसी दौरान डालने के लिए प्रयास करेगी। तो नगर निगम महापौर अनीता बमगाई ने 11 लाख की लागत से सड़क और नालियों के निर्माण का शिलान्यास किया है और इस दौरान जो क्षेत्रवासी हैं उन्होंने महापौर का माल्यार्पण कर उनका आभार जताया है। अनीता बमगाई ने बताया कि सेकेंड फेज में टेंडर होते ही क्षेत्र के सिवर लाइन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा, जिससे बार बार सड़क की खुदाई न करनी पड़े और गैस लाइन का भी डालने का काम इसी दौरान किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिलान्यास किया जा रहा है और महापौर अनीता बमगाई ने इस काम का शिलान्यास किया है, जहां पर सड़क और नालियों के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। वहीं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में खबर सामने आ रही है, जहां पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक की अगुवाई में उत्तरांचल उत्थान परिषद ने पावलगढ़ में बीती 19 फरवरी को 22 लोगों की आंखों की रोशनी दी गई है, जिसके बाद सभी मरीजों को उनके घर पहुंचाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना गया। इस दौरान बीजेपी नेता मनोज पाठक ने बताया कि कुछ वर्षों से उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य के लिए तरह तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आंखों की जांच से लेकर ऑपरेशन, दवाइयां, मरीजों को फ्री में दवाइयां दी जाती हैं, जो कि बड़ा पुण्य का काम है। साथ ही कहा कि आगे भी इस तरह के शिविर उनके द्वारा आयोजित किए जाते रहेंगे। हमारी बहन है। विगत दिनों कोटाबाग लाइब्रेरी में आंखों का कैंप एक लगाया गया था और उस कैंप की ओपीडी में आए हुए 22 लोगों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। ऑपरेशन सफल हुई। पेशेंट को घर से अपने वाहनों से ले जाकर उनका ऑपरेशन कराकर उनको सकुशल उनके घर छोड़ा गया, जिसमें से पौलगढ़ के भी 4 पेशेंट थे, जिनके घर जाकर आज उनकी कुशल क्षेम पूछने और साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर होने की ऐसी कामना प्रभु से की। प्रत्यक्ष उनसे मिलकर एक अच्छी अनुभूति हुई। हमारे मनोज पाठक जी को बार बार नमस्कार है। ऐसे मनुष्यों को धन्य है, इनसे हमको यहाँ से वहाँ ले गए और फिर यहाँ ऑपरेशन हुआ, अच्छा हुआ और घर सकुशल पहुँचा गए। जय हो उनकी, जय हो सदा जय हो। मनोज पाठक जी ने हमारे नेत्र के बारे में सोचा और निःशुल्क हमारा नेत्र का इलाज कराया और घर से ले गए, घर तक छोड़ा और उसके बाद हमारे घर में कुशल मंगल पूछने को घर में आए। इनको बार बार हमारा नमस्कार है कि ऐसे शुभ काम संसार में करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। गाँव में हमारी बहन है। चंदन जी
खबर रुड़की से है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक बिल्डिंग टूट गई, जिसकी नीलामी शिक्षा विभाग कर रहा था। बता दें कि इस मामले की जानकारी नगर निगम को नहीं थी, लेकिन जब इसकी जानकारी नगर निगम अधिकारी को मिली तब उन्होंने नीलामी को स्थगित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के पास नगर निगम की एनओसी नहीं है, एनओसी मिलने के बाद नीलामी प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। हमारी जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो उसकी आज पुरानी बिल्डिंग की नीलामी होनी थी कि हमारा जो स्कूल है 20 वर्ष से इसी बिल्डिंग में चल रहा है, जिसमें सिर्फ 3 कमरे मिले हुए हैं और इसमें ना तो हमारे पास किचन है और ना हमारे पास कोई टॉयलेट ना बाथरूम है। यहाँ पर बच्चों को, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, उनको दिक्कत होती थी। तो 2 साल से हमने बहुत मेहनत करके पैसा मंगाया था, तो डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आया था कि ये बिल्डिंग को नीलामी कर दी जाए, लेकिन आज उसे स्थगित कर दी गई है। वजह ये रही है कि नगर निगम ने ये बोला है कि पहले उनसे परमिशन लेनी है और ये कार्यवाही सुचारू रूप से चला के उसके बाद ध्वस्तीकरण का वो खुद आदेश देंगे। सर, स्कूल के निर्माण के लिए करीबन 22 लाख समथिंग आया है और अभी इसकी आधी किस्त आई थी सर, और उसकी मार्च तक शायद उसकी हमें मिला था, मार्च तक का टाइम कि इसको कंप्लीट करना है। देखिए, यहाँ पे स्कूल के मलबे की नीलामी थी। अब जैसा कि आप अवगत हैं, पिछले दिनों बिल्डिंग गिरानी पड़ी थी निगम के द्वारा। हमने उनसे निवेदन किया है कि पहले उसका टाइटल क्लियर करें और उसके बाद फिर नीलामी की कार्रवाई करें। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।